हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ही होंगे। ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं 3 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होंगे और वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो रहेगी 3 अप्रैल 2023 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो आइए शुरू करते हैं। विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 अप्रैल, ऑप्शन बी 3 अप्रैल, ऑप्शन सी 4 अप्रैल, ऑप्शन डी 5 अप्रैल। ऑप्शन ए 2 अप्रैल सही उत्तर है। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे यानी ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसे बोला जाता है विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस। हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को आत्म केंद्रित के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए चिन्हित किया जाता है, ताकि बच्चे इस बीमारी की चपेट में ना आए और हर साल लाखों बच्चों को प्रभावित ना कर पाए। ऑटिज्म को मानसिक बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। इस बीमारी में मस्तिष्क का विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता है। इस बीमारी की चपेट में आने के बाद बच्चा या कोई इंसान बाहरी दुनिया से अलग अपनी दुनिया में खोया रहता है। इसे पहली बार 2008 में देखा गया था। विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस का मुख्य उद्देश्य है बड़ों को बीमारी की चपेट में ना आए उससे बचाना और लाखों बच्चों को प्रभावित होने से बचाना भी है। तो बनाने का यही महत्व है और ये हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 अप्रैल, ऑप्शन बी 3 अप्रैल, ऑप्शन सी 4 अप्रैल, ऑप्शन डी 5 अप्रैल। ऑप्शन सी 4 अप्रैल सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खनन कार्य सहायता दिवस 4 अप्रैल को मनाया जाता है। 4 अप्रैल को विश्व स्तर पर लोगों को बारूदी सुरंगों से होने वाले खतरे से सुरक्षा प्रदान करने और उनके स्वास्थ्य और जीवन से संबंधित परेशानियों के बारे में जागरूकता फैलाने के मकसद से अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस साल 2023 में यह 4 अप्रैल 2023 को मंगलवार के दिन मनाया जा रहा है, यानी कल मनाया जाएगा ये। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नासा के मून्स टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए जेम्स एल ग्रीन, ऑप्शन बी कार्तिक राज, ऑप्शन सी नताली बटाला, ऑप्शन डी अमित क्षत्रिय। ऑप्शन डी अमित क्षत्रिय सही उत्तर है। ये फोटो है अमित क्षत्रिय का। इन्हें ही नासा ने मून टू मार्स के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। भारतीय अमेरिकी सॉफ्टवेयर और रोबोटिक्स इंजीनियर अमित क्षत्रिय को नासा ने अपने नए मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। नासा ने घोषणा की कि अमित क्षत्रिय तत्काल प्रभाव से नासा के पहले कार्यालय प्रमुख के रूप में काम करेंगे। इस मिशन का उद्देश्य है चंद्रमा और मंगल पर एजेंसियों की मानव अवशेषण गतिविधियों को अंजाम देना है। अमित क्षत्रिय ने 2003 में अंतरिक्ष कार्यक्रम में अपना कैरियर शुरू किया और एक सॉफ्टवेयर और रोबोटिक्स इंजीनियर के रूप में कार्य शुरू किया। तो मून टू मार्स प्रोग्राम है जो नासा का, उसके लिए अमित क्षत्रिय को अपने पहले प्रमुख के रूप में नासा ने नियुक्त किया है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में यूरोपीय आयोग ने किस राज्य में चाय को जीआई टैग प्रदान किया है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश सही उत्तर है। चाय पीने वालों के लिए तो बहुत अच्छी गुड न्यूज है कि हिमाचल प्रदेश को, अपने भारत का जो राज्य है हिमाचल प्रदेश, उसको जीआई टैग मिला है यूरोपीय आयोग से। ये इस तरह की चाय की खेती होती है हिमाचल प्रदेश में। यूरोपीय आयोग ईसी ने भारत की अनूठी कांगड़ा चाय के लिए संरक्षित भौगोलिक संकेत पीजीआई प्रदान किया है, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में उगाई जाती है। यूरोपीय आयोग ने 22 मार्च को पीजीआई देने की अधिसूचना जारी की और यह 11 अप्रैल 2023 से लागू होगा। यह एक महत्वपूर्ण प्रमाणीकरण है जो चाय के एक विशिष्ट क्षेत्र से उत्पन्न होने के रूप में पहचानता है। यह टैग कांगड़ा चाय को यूरोपीय बाजार में प्रवेश करने के अवसर प्रदान करने में मदद करेगा। कांगड़ा चाय अपने विशिष्ट स्वाद और रंग के लिए प्रसिद्ध है। ग्रीन टी में से एक सूक्ष्म बूढ़ी सुगंध होती है, जबकि काली चाय में एक मीठा स्थायी स्वाद होता है। फ्रेंड्स, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप भी हिमाचल की इस चाय का जरूर टेस्ट कीजिएगा,
ताकि हमें भी पता रहे ये चाय पीने में कैसी लगती है। और आने वाले समय में ये बहुत फेमस होने वाली है चाय हिमाचल प्रदेश की। जो हिमाचल के मुख्यमंत्री है वो है सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल के जो राज्यपाल है वो है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुई। जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है वो है शिमला। आइए कुछ और टैग के बारे में मैं आपको बता देता हूं जो हाल ही में यूरोपीय आयोग के द्वारा दिए गए हैं। हाल ही में दिया गया टैग है तेलंगाना के तंदूर लाल ग्राम को, लद्दाख के रक्से कार्पो खुबानी, असम के गमोचा को, केरल के बेपोर उर्रू यानी नौका, तमिलनाडु के कुरुपुर कलमकारी पेंटिंग, तमिलनाडु के कंडागी साड़ी को। तो ये हाल ही में कुछ और भी टैग दिए गए थे जो मैंने आपको बताए हैं, तो आप इन्हें भी नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर एनजीटी ने किस राज्य सरकार पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। ऑप्शन डी केरल इसका सही उत्तर है। केरल सरकार पर एनजीटी के द्वारा 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। एनजीटी ने केरल सरकार को प्रदूषण रोकने में विफल बताया है, जिसके कारण यह 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है एनजीटी के द्वारा। राष्ट्रीय हरित परिषद यानी एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के प्रमुख बेंच ने केरल सरकार को दंडित करते हुए 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, जिसमें उनकी असंबद्ध प्रदूषण रोकने की असमर्थता का उल्लेख किया गया है। यह निर्णय रामसर स्थलों के निर्देश करने के बावजूद अनियंत्रित प्रदूषण को रोकने में केरल सरकार की असफलता को दर्शाता है। केरल के मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन। केरल के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। तो एनजीटी के द्वारा केरल सरकार पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है प्रदूषण को रोकने में असफलता के लिए। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस राज्य सरकार ने 10% ईडब्ल्यूएस कोटा अनुसूचित किया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी राजस्थान। ऑप्शन ए कर्नाटक इसका सही उत्तर है। कर्नाटक सरकार के द्वारा 10% ईडब्ल्यूएस कोटा अधिसूचित किया गया है। कर्नाटक सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस श्रेणी को अधिसूचित किया है। कर्नाटक में ईडब्ल्यूएस आरक्षण से लाभान्वित होने के लिए ब्राह्मणों, आर्य वैश्य, मुदलियार, जैन और नागरथ के 5 समुदाय की पहचान की गई है। मुसलमान इस सूची में नए जोड़ है। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करके 10% ईडब्ल्यूएस कोटा पेश किया गया था। ईडब्ल्यूएस कोटा जनवरी 2019 में एक संवैधानिक संशोधन के माध्यम से पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा पेश किया गया था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री है बसवराज बोमई। कर्नाटक के राज्यपाल है थावरचंद गहलोत और कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1936 को हुई थी। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। तो यह राज्य सरकार द्वारा 10% आरक्षण को मंजूरी दी गई है रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में, जो कि केंद्र सरकार द्वारा 2019 में लोकसभा में पारित किया गया था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस महीने में श्रीनगर लेह की जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया जाएगा? ऑप्शन ए मार्च, ऑप्शन बी अप्रैल, ऑप्शन सी मई, ऑप्शन डी जून। ऑप्शन बी अप्रैल इसका सही उत्तर है। अप्रैल के महीने में ही श्रीनगर लेह की जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया जाएगा। ये कुछ इस तरह की सुरंग होगी और इसका उद्घाटन इसी अप्रैल के महीने में किया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार श्रीनगर लेह राजमार्ग पर गगनगिर और सोनमार्ग को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन अप्रैल 2023 में किया जाएगा। जेड मोड़ सुरंग भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर में स्थित एक निर्माणाधीन सुरंग है। यह श्रीनगर लेह राजमार्ग पर गगनगिर और सोनमर्ग के बीच 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है। सुरंग का निर्माण 11,578 फीट की ऊंचाई पर किया जा रहा है। यह कश्मीर घाटी को सभी मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। यह परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड यानी NHIDCL द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। यह सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच यात्रा के समय को लगभग
4 घंटे कम कर देगी। जेड मोड़ सुरंग को जो जोड़ा जाएगा उससे 4 घंटे का अंतर समय का कम हो जाएगा श्रीनगर और लेह के बीच में। तो इसका उद्घाटन इसी महीने अप्रैल में ही किया जाएगा। यह जानकारी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार दी गई है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस मंत्रालय ने ब्रह्मोस एरोस्पेस के साथ 1700 करोड़ रुपए का सौदा किया है? ऑप्शन ए संचार और आईटी मंत्रालय, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय सही उत्तर है। रक्षा मंत्रालय के द्वारा ब्रह्मोस एरोस्पेस के साथ 1700 करोड़ रुपए का सौदा किया गया है। ये कुछ इस तरह की मिसाइल होंगी जिनके लिए रक्षा मंत्रालय ने 1700 करोड़ रुपए का सौदा किया है। रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अगली पीढ़ी की समुद्री मोबाइल, तटीय बैटरी, लंबी दूरी और ब्रह्मोस मिसाइलों की खरीद यानी भारतीय श्रेणी के तहत खरीद के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक अनुबंध किया। यह अनुबंध 1700 करोड़ रुपए से अधिक का है। NGMMCBS की डिलीवरी 2027 से शुरू होने वाली है। रक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अगली पीढ़ी की समुद्री मोबाइल, तटीय बैटरी, लंबी दूरी और ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद भारतीय श्रेणी के तहत खरीद के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक अनुबंध किया। यह अनुबंध 1700 करोड़ रुपए के अधिक का है। NGMMCBS की डिलीवरी 2027 से शुरू होने वाली है। यह प्रणाली सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल से लैस होगी और भारतीय नौसेना की बहुदिशात्मक समुद्री हमले की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करेगी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार BAPL भारत और रूस के बीच एक संयुक्त उद्यम है जो नई पीढ़ी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, में उल्लेखनीय वृद्धि करेगी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार BAPL भारत और रूस के बीच एक संयुक्त उद्यम है जो नई पीढ़ी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ ये अनुबंध किया गया है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। की मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी पोलैंड, ऑप्शन सी कोरिया, ऑप्शन डी फिनलैंड। ऑप्शन डी फिनलैंड इसका सही उत्तर है। नाटो का 31वां सदस्य बना है। नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि तुर्की के सर्वसहमति वोट ने फिनलैंड को गठबंधन का 31वां सदस्य बनाने की अनुमति दे दी है। जुलाई में लिथुआनिया में होने वाले अपने अगले शिखर सम्मेलन में फिनलैंड को अब औपचारिक रूप से नाटो में शामिल किया जाएगा। फिनलैंड अब बाल्टिक सागर पर स्थित 7वां नाटो देश बनने के लिए तैयार है, जो सेंट पीटर्सबर्ग के रूस की तटीय पहुंच और कलिनिनग्राद के अपने छोटे एक्सक्लेव को और अलग कर रहा है। नाटो और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन 1949 में स्थापित एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। शीत युद्ध के दौरान सोवियत विस्तार को रोकने और सदस्य राज्यों को संभावित सोवियत आक्रमण से बचाने के लिए उत्तर अमेरिकी और यूरोपीय देशों के बीच एक सामूहिक रक्षा समझौते के रूप में इसका गठन किया गया था। फिनलैंड 31वां सदस्य बनने वाला है नाटो का, और जो अगला शिखर सम्मेलन है वो जुलाई में लिथुआनिया में होने वाले फिनलैंड को औपचारिक रूप से नाटो में शामिल करने के लिए ऐलान किया जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बद्री श्रीनिवासन कौन सी कंपनी के भारत और दक्षिण पूर्व एशिया व्यवसाय का नेतृत्व करेंगे? ऑप्शन ए TCS, ऑप्शन बी विप्रो, ऑप्शन सी HCL, ऑप्शन डी डेल। ऑप्शन बी विप्रो सही उत्तर है। ये बद्री एस श्रीनिवासन है जो विप्रो के व्यवसाय का नेतृत्व करेंगे। IT प्रमुख विप्रो लिमिटेड ने घोषणा की कि बद्री श्रीनिवासन कंपनी की APMEA एशिया प्रशांत मध्य पूर्व भारत और अफ्रीका राजनीतिक बाजार इकाई के तहत भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के कारोबार का नेतृत्व करेंगे। वह जनवरी 2022 में दक्षिण पूर्व एशिया के प्रबंध निदेशक के रूप में विप्रो में शामिल हुए थे। वह विप्रो की रणनीतिक सहायक कंपनियों के बोर्ड के सदस्य है
और एशिया में अधिकृत संस्थाएं कैप्को, राइजिंग और डिजाइन टीम और विप्रो की ग्लोबल लीडरशिप टीम के सदस्य है। तो बद्री एस श्रीनिवासन विप्रो के व्यवसायों का अनावरण करेंगे। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश ने ओपन एआई के चैट जीपीटी चैटबॉट पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी इटली। ऑप्शन डी इटली इसका सही जवाब है। इटली के दोबारा ओपन एआई चैट जीपीटी पर प्रतिबंध लगाया है। उन्नत चैटबॉट चैट जीपीटी को ब्लॉक करने वाला इटली पहला पश्चिमी देश बन गया है। यह पहला मामला ज्ञात उदाहरण है जब किसी सरकार ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल को ब्लॉक किया है। नवंबर 2022 में लॉन्च होने के बाद से लाखों लोगों ने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया। यह प्राकृतिक मानव जैसी भाषा का उपयोग करते हुए प्रश्नों का उत्तर दे सकता है और यह इंटरनेट का उपयोग करते हुए अन्य लेखन शैलियों की नकल भी कर सकता है। इटली के डेटा संरक्षण प्राधिकरण ने चैट जीपीटी के निर्माता ओपन एआई पर अपने उपयोगकर्ताओं के डेटा चोरी करने का आरोप लगाया है। इसके साथ गोपनीयता चिंताओं पर चैट जीपीटी पर प्रतिबंध लगाने वाला इटली पहला देश बन गया, जबकि चीन, रूस, उत्तर कोरिया और ईरान भी ओपन एआई ने जानबूझकर पहुंच से बाहर रहने का फैसला लिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली बैठक किस राज्य में शुरू हुई? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी केरल। ऑप्शन बी गुजरात इसका सही उत्तर है। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण की पहली बैठक गुजरात में आयोजित हुई। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक गुजरात के गांधीनगर में शुरू हुई। बैठक का उद्घाटन प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा और संचार राज्य मंत्री देव सिंह चौहान ने किया। 3 दिवसीय आयोजन में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और 9 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 100 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन की दूसरी शेरपा बैठक कल केरल के कुमारकोम में शुरू हुई। भारत के शेरपा अमिताभ कांत की अध्यक्षता में होने वाले इस आयोजन में G20 देशों के 120 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। महत्वपूर्ण जो बैठकें हुई अभी हाल ही में G20 समिट 2023 की बैठक होगी जो कि कोहिमा नागालैंड में होगी 5 अप्रैल 2023 को। दूसरी G20 शेरपा बैठक कुमारकोम केरल में 30 मार्च से 2 अप्रैल के बीच में हुई। दूसरी G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में 28 और 29 मार्च को हुई। दूसरी G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप मीटिंग चेन्नई तमिलनाडु में 24 और 25 मार्च को हुई। G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग की बैठक डिब्रूगढ़ असम में 23 और 24 मार्च को हुई। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बैठकें जो होने वाली है और जो हो चुकी है। और जो भारत की अध्यक्षता की G20 वाली पहली आपदा जोखिम न्यूनतम बैठक थी वो गुजरात के गांधीनगर में शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में रुद्रेंद्र टंडन ग्रीस में किस देश के अगले राजदूत बने हैं? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी चीन। ऑप्शन ए भारत सही उत्तर है। रुद्रेंद्र टंडन ग्रीस में भारत के अगले राजदूत बने हैं। रुद्रेंद्र टंडन 1994 बैच के आईएफएस अधिकारी, वर्तमान में विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव तो ग्रीस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। सितंबर 2020 में रुद्रेंद्र टंडन ने अफगानिस्तान में भारत के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला था। काबुल आने से पहले राजदूत रुद्रेंद्र टंडन 2018 में आसियान सचिवालय में भारत के राजदूत थे। राजदूत रुद्रेंद्र टंडन 1994 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए थे। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत और कौन सा देश
रुपये में व्यापार करने के लिए सहमत हुए हैं? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी नेपाल। ऑप्शन सी मलेशिया सही उत्तर है। भारत और मलेशिया देश आपस में रुपये में व्यापार करने में सहमत हुए हैं। तेजी से इंटरनेशनल करेंसी बनने की तरफ आगे बढ़ रही है। रूस और श्रीलंका के बाद 4 अफ्रीकी देशों समेत कई देश बहुत जल्दी भारत के साथ रुपये में कारोबार करने के लिए तैयार हैं। अभी तक भारत में 17 पोस्टल खाते खोले जा चुके हैं। अगर 30 देशों के साथ भारत का रुपये में कारोबार शुरू हो गया तो फिर रुपया अंतर्राष्ट्रीय करेंसी बन जाएगा, यानी इंटरनेशनल करेंसी बन जाएगा रुपया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत ने स्टार्टअप के लिए स्पेस डिजाइन लैब का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी गुजरात इसका सही उत्तर है। गुजरात के अहमदाबाद में स्टार्टअप डिजाइन लैब का उद्घाटन किया गया है। भारत में गुजरात के अहमदाबाद में एक आधुनिक डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप को तेजी से अपने नए विचारों को कार्यवहन योग्य मॉडल में बदलकर उसे सक्षम बनाना है। बता दें कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस की स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन इस सप्ताह के शुरू में ही हुआ था। इसरो के अध्यक्ष एच सोमनाथ ने इस लैब का उद्घाटन अहमदाबाद के भोपाल में किया था। तो गुजरात के अहमदाबाद में इस आधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है, जो कि इसी सप्ताह में शुरू हुई थी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। टाटा पावर ने कितने साल के लिए परवीर सिन्हा को सीईओ और एमडी के रूप में फिर से नियुक्त किया है? ऑप्शन ए 1 साल, ऑप्शन बी 2 साल, ऑप्शन सी 3 साल, ऑप्शन डी 4 साल। ऑप्शन डी 4 साल सही उत्तर है। ये परवीर सिन्हा है। टाटा पावर ने इन्हें 4 साल के लिए अपना सीईओ और एमडी नियुक्त किया है। टाटा पावर ने डॉक्टर परवीर सिन्हा को 4 साल की अवधि के लिए कंपनी के सीईओ और प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया है। पुनर्नियुक्ति 1 मई 2023 से 30 अप्रैल 2027 अर्थात कंपनी अवधि विशेषता की स्थिति तक प्रभावी होगी। श्री सिन्हा वर्तमान में टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के सीईओ और प्रबंध निदेशक हैं। टाटा पावर, टीपीडीडीएल, टाटा पावर और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बीच एक सार्वजनिक निजी भागीदारी है, जो उत्तर और उत्तर पश्चिम दिल्ली के 7 मिलियन से अधिक लोगों को बिजली की आपूर्ति करती है। सीईओ और प्रबंध निदेशक के रूप में उनका वर्तमान कार्यकाल 30 अप्रैल 2023 को समाप्त हो गया है। तो उन्हें दोबारा से नियुक्त किया गया है टाटा पावर के द्वारा डॉक्टर परवीर सिन्हा जी को 4 साल के लिए। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताए हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको बता रहा हूँ, ताकि किसी क्वेश्चन में कोई डाउट ना रहे। अगर आप चाहोगे कि मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताऊं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इसमें शॉर्ट तरीके से बताना शुरू कर दूंगा। मैं लॉन्ग तरीके से इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन को लेके, उसकी हिस्ट्री को लेके कोई डाउट ना हो, और एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, इसीलिए मैं आपको लॉन्ग तरीके से बता रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सारे क्वेश्चन इजीली समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस कमेंट का आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन और बच्चों तक भी पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म। जय हिंद, जय भारत।